फरीदाबाद में चाकू मारकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दो गुटों में झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कई युवक ने एक साथ चाकू से हमला किया है। इस शख्स पर हत्या से पहले दी गई थी मारने की धमकी भी। मृतक युवक की उम्र महज 19 साल बताई जा रही है और इस तरह से ये गैंग वॉर हो गया। अचानक से कई लोग आते हैं और इस युवक के पीछे भागना शुरू करते हैं और फिर चाकुओं से वार किया गया। बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस शख्स की आप देख रहे हैं कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है, वो भी सरे राह। कई लोग एक साथ आ जाते हैं, एक साथ हमला करते हैं इस शख्स पर। फरीदाबाद की घटना है, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। और वहीं अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। लखनऊ और बहराइच में पुलिस का एनकाउंटर। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बहराइच में भी 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। बहराइच में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। तो देखिए, लखनऊ और बहराइच में 2 जगहों पर बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। ये देखिए 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बदमाश घायल हुए हैं, अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से और अब उनसे पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई उनके ऊपर होगी। लखनऊ और बहराइच, ये 2 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि लखनऊ ईस्ट के डीसीपी शशांक सिंह ने एनकाउंटर पर क्या कुछ कहा है। इस एनकाउंटर पर पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार फिर से। जवाहर चौक का ये मामला है जहां पर जवाहर पार्क के पास ही एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं इस एनकाउंटर में। पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है और गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। और डीसीपी का क्या कुछ कहना है इस एनकाउंटर पर, आपको सुनवाते हैं। एक पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि एक अनियंत्रित ब्रेजा गाड़ी जो काले रंग की है, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो पिकेट पार करके निकली है। उनको रोकने का प्रयास किया। जब उस गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। यूपी के बहराइच में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। फखरपुर इलाके में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है, जबकि एक फरार हो गया है। ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। रोकने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। और बहराइच के सिटी एसीपी रामानंद कुशवाहा ने एनकाउंटर के बारे में क्या बताया है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। जवाबी 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े। इनको पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया था, उसमें से एक आदमी ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त असलम के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ा। तीसरा व्यक्ति मौके से भाग गया, फरार हो गया। उसका अभी तलाश जारी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। और इस बीच आगे बढ़ते हैं खबरों में, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ आयोजित एक हाई प्रोफाइल शादी में तगड़ी झड़प देखने को मिली। ये लड़ाई आम लोगों के बीच नहीं बल्कि यूपीएससी अभ्यर्थी और ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर के बीच हुई है। मामला मारपीट तक आ गया। कोच का ये दावा है कि ट्रेनी आईपीएस ने उनके सिर पर कांच का ग्लास दे मारा, जिससे वो पूरी तरह लहूलुहान हो गया। मामला साउथ वेस्ट दिल्ली के कापसखेड़ा इलाके का है। 6 दिसंबर की रात को ये झड़प हुई है। यूपीएससी अभ्यर्थी विकास धायल और ट्रेनी आईपीएस राहुल बल्हारा आपस में भिड़ गए। इसी बीच ट्रेनी आईपीएस ने हाथ में मौजूद कांच का गिलास विकास के सिर पर फेंक कर मारा। इससे कोच के सिर पर गहरी चोटें आई हैं और काफ़ी चोट आई है, काफ़ी सारा खून भी निकलने लगा। ये देखिए घटना आपको पूरी दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर की घटना है। राहुल और विकास के बीच में ये लड़ाई होती है और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। घटना के
घटना के अगले दिन विकास घायल ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाकायदा पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त की सगन में आ रखा था, कापा सेड़ा बॉर्डर के पास मानकलता फार्म्स है जिसमें मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे डीजे पे हम लोग डांस कर रहे थे। करते करते राहुल बलारा नाम का जो बंदा है उसने मेरे सर पे ग्लास दे के मारा था। उस ग्लास के आप शीशे देख सकते हो, यहाँ पे अभी पड़े हुए हैं, अभी सफाई नहीं हुई है। पुलिस ने कोई वो नहीं लिया यहाँ पे आके, ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पे यहाँ पे आके कुछ अवशेष लिए। रात को आके देख के गए थे वो। यहाँ पे अभी कांच पड़ा हुआ है, यहाँ पे सफाई हो रही है इसकी। यहाँ पे भी और मेरा खून भी पड़ा हुआ है, मेरे सर पे लगी थी कांच की वजह से। फिर हम हॉस्पिटल गए थे। यहाँ पे भी खून पड़ा हुआ है, मेरी शर्ट पे खून लगा हुआ है, शर्ट भी मेरे पास में है। और ये इंसिडेंट था। आईपीएस प्रोबेशनर है राहुल बलारा, पावर ड्रंक होके उसने बिना किसी उकसावे के, बिना किसी चीज़ के सर पे एक ग्रीवियस इंजरी पहुंचाने की, मारने की उसने कोशिश करी है। तो उसी का मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। पुलिस ने यहाँ पे आके कुछ नहीं करा, हम ही लोग यहाँ पे आए हैं और ये चीज़ है। पीड़ित विकास घायल ने पुलिस पर आरोपी का साथ देने का आरोप लगाया है। विकास के मुताबिक पुलिस मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। महकमे के भावी अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेनी आईपीएस राहुल बल्हारा सीरियल ऑफेंडर है। राहुल बल्हारा पहले भी मारपीट की घटना में संलिप्त रहा है। अब विकास घायल ने TV9 भारतवर्ष से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपके शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, लेकिन उसके बाद आप पर कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है क्या, कि आप किसी तरह से इस शिकायत को वापस लेने की बात करें या फिर कार्रवाई की बात ना करें, या फिर आप ही को उल्टा कहा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट ही केस दर्ज करके आपको अंदर कर दिया जाएगा? ये तो सर बहुत ज़्यादा करा गया। उस दिन भी लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे, उनका फ़ोन आया अलग अलग जगहों पे, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनके फ़ोन आए, बोला तू अभी का अभी डिलीट कर इसको। कैसे नहीं डिलीट करेगा, मैं देखता हूँ। इस तरह की भाषाओं में उन्होंने बोला। व्हाट्सएप कॉल्स थे सारे के सारे मेरे पास में, उसमें कॉल लॉग में भी होंगे सारे, रिकॉर्ड तो नहीं हो सकते वो। तो अगले दिन जब हम पुलिस स्टेशन गए 11 बजे से लगा के 5 बजे तक, उन्होंने यही करा कि पहले मेरे को धमकाया। उन्होंने बोला कि आप तो ने जो लगाया है उस पर तो कुछ नहीं बनता है, फ़ाइन दे के छूट जाएगा वो। आपके खिलाफ जो लगा है उस पर कई सारे धाराएं लगेगी और कई सालों की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बोला 146, 47, 48, 324, 326, 300, कई सारी चीज़ें बताई उन्होंने। अब थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ रखा है तो हमने देखा कि भाई क्या कुछ तो एविडेंस वगैरह भी होता है कुछ। वो दिल्ली पुलिस के किन किन अधिकारियों तक अभी तक आप ये अपनी जो एक तरह से कहे फरियाद जो है वो पहुंचा चुके हैं? सर दिल्ली पुलिस में हमने पहले ये हुआ, हमने उस दिन SHO को बोला कि कार्रवाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ करा तो हमारे खिलाफ, हमारे पास आप एविडेंस लेके आइए। अगर मैं गिल्टी हूँ तो मेरे को जेल में डाल दीजिए, और क्या आप करेंगे आप। और अगर आपने गलत फैब्रिकेट करा है तो मैं आपके खिलाफ भी लीगल एक्शन लूँगा। मैंने उनको भी बोला कि आप ऐसे नहीं धमका नहीं सकते। तो उसके बाद में मैंने करा एक ऑफिशियल जो तरीका होता है, जो लीगल लॉयर ने मेरे को बताया कि 354(3) नाम की एक धारा होती है, उसमें आप DCP और CP को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैंने पेन ड्राइव में खुद से कलेक्ट करे हुए एविडेंस देके उनको, और वो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र चौधरी जी को, उनको भेजा मैंने। वो आपके ऊपर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप उनको बेवजह इस तरह से मशहूर कर रहे हैं, पहले से आप जानते हैं, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? सर मैं जानता हूं, और मेरे को ये भी पता है कि जब से वो 2023 में सेलेक्ट हुआ था, मेरी खुद की जानकारी में उसने 5 ऐसे इंसिडेंसेस मेरे को याद हैं जो या तो मैंने खुद आंखों से देखे हैं। जैसे होली पे मैंने खुद ने आंखों से देखा था, मेरे फ्लैट के सामने एक बंदे को उसने पीटा था। एक मैं जहाँ रहता हूँ उसकी एक बिल्डिंग छोड़ के एक बंदे को उन्होंने घर के अंदर घुस के पीटा था। एक उन्होंने एक सरदार जी थे उनको यहाँ पे पीटा था। एक जिस दिन वो सेलेक्ट हुए थे उस दिन किसी का सर फोड़ा था। तो 5 एक और इंसिडेंट्स हैं। तो 5 तो इंसिडेंट मैं खुद जानता हूँ, और ये बंदा रिपीटेड ऑफेंडर है। तो इसलिए मेरी और भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मतलब ये बंदा कहीं पे जाके सर्व करेगा, जब हर बार पुलिस से बच जाता है, कहीं भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाता है। वो कंप्लेंट्स आप देखेंगे मेरे पास में एक फ़ोन भी आया उसके बाद में कि किसी ने कंप्लेंट दर्ज करी थी, 3 बार करी, MLC कटवाई, सब कुछ करा, फिर भी पुलिस ने 3 बार जाने के बावजूद उसका एक्शन नहीं लिया। और आइए खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं VHP का एक नया आंदोलन छिड़ रहा है। मंदिरों पर सरकारी कब्जा क्यों? मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध तेज होने जा रहा है।
दरअसल विश्व हिंदू परिषद वीएचपी लगातार ये मांग करती रही है कि हिंदू मंदिरों को सरकारों के नियंत्रण से, उनके कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए। लेकिन अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए, कैंपेन के जरिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो कि वीएचपी की जो इस आंदोलन है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और अब आपको बताते हैं कि वीएचपी की मांग आखिर क्या क्या है। मंदिरों से सरकारी दखल खत्म करने की मांग की गई है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जल्द अभियान शुरू करेगा। अभियान की विस्तृत योजना की घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। मंदिरों में कभी प्रसाद की गड़बड़ी, तो कोई पैसे की हेराफेरी, तो कभी मंदिर के धन पर जो है सरकारी या जो खर्च है उसको लेकर के जो है वो तमाम तरह की जो खबरें आती रहती हैं। और मंदिर का जो पैसा है, जो भगवान का पैसा होता है, उस भगवान के पैसे पर भी सरकारों की कुदृष्टि बनी रहती है और उसको बजाय हिंदू कल्याण में, जन कल्याण में खर्च करने के, वो जिहादी कल्याण में और अनेक प्रकार के जो हिंदू द्रोही कुकृत्य हैं उनमें खर्च की जाती है। पैसे का जो लूट है वो भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा आमतौर पर देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद अनेक वर्षों से ये मांग करता चला रहा है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब विश्व हिंदू परिषद ने कमर कस ली है कि सरकारों मंदिर छोड़ो, सरकारों को मंदिर छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अभी जल्दी ही विश्व हिंदू परिषद ने एक नई बड़ी कार्य योजना की घोषणा कर रही है। एक व्यापक जनजागरण अभियान विश्व हिंदू परिषद चलाएगा, जिसके माध्यम से देशव्यापी एक जागरण अभियान छेड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से हम सरकारों को कहेंगे कि आपका काम मंदिर चलाना नहीं है, धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना और उनकी सुरक्षा करना हिंदू समाज का काम है। इसलिए इसका प्रबंधन और नियंत्रण सारा हिंदू समाज के वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोगों को दिया जाए। अब समाज भी संकल्पित है कि सरकारों मंदिर छोड़ो। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण कब से मौजूद है, कब से है। और ये साल 1863 में अंग्रेजों ने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाया था। तब से लेकर अब तक देश भर में अब तक करीब 35 कानून इस मामले में बनाए जा चुके हैं। करीब 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पर सरकारी दखल है और मंदिरों की आय से सरकारों को करोड़ों की कमाई होती है। सालाना 1 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया गया है। तो मंदिरों में सरकारी दखल कैसे होता है ये जान लीजिए। बिहार में करीब 2000 हिंदू मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। इससे सरकारी खजाने में मंदिरों की आय का 4% हिस्सा होता है। हर साल मंदिरों को जमीन संपत्ति का हिसाब देना जरूरी है। वहीं तमिलनाडु में 40,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का कानून है। केरल में पद्मनाभ मंदिर का रोजाना खर्च 4 लाख आता है, लेकिन मंदिर को सिर्फ 2.5 लाख खर्च की मंजूरी है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर की 30% कमाई सरकार लेती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की सालाना कमाई 700 करोड़ है, जिसकी 85% आय पर सरकार का नियंत्रण है। वहीं कर्नाटक में 35,000 से ज्यादा मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिरों की जो सालाना आय है वो कितनी है। मंदिरों की सालाना आय भी आपको जानना जरूरी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर 1600 करोड़ सालाना आय 2023-24 का जो अनुमानित आय है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ पर 700 करोड़ की इनकी सालाना आय है। इसके अलावा शिरडी साईं बाबा मंदिर जहाँ पर 400 करोड़ की सालाना आय है इस मंदिर की। वैष्णो देवी मंदिर 400 करोड़ की सालाना इनकम है। सिद्धि विनायक मंदिर 100 से 150 करोड़ की सालाना आय है। सोमनाथ मंदिर 50 से 100 करोड़ तक इसकी भी सालाना आय है। तो ये तमाम मंदिर हैं, देश भर के लोकप्रिय मंदिर हैं जिनकी सालाना आय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर की बात करेंगे। संभल में चल रहे निरीक्षण से धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की पुरानी विरासत सामने आ रही है। संभल में भारतीय पुरातत्व विभाग ने फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र,
पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। कल संभल के डीएम और एसपी ने एसआई टीम के साथ इन सभी धरोहरों का मुआयना किया। जिला प्रशासन को 2 स्थानों पर पृथ्वीराज चौहान को विरासतें मिली हैं। पहली विरासत बावड़ी है। कहा जा रहा है कि जहां पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला करते थे। दूसरी विरासत फिरोजपुर गांव में एक किले के रूप में मिली है, जो कि खंडहर नुमा में तब्दील हो चुकी है। और इस बीच आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने संभल की विरासत के जीर्णोद्धार की बात कही है। इनमें 19 कुएं, 68 पुरातन इमारतें, सुरेंद्र बाला की बावड़ी, क्षेमनाथ मंदिर के कूप को संरक्षित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा इस मामले में, आपको सुनवाते हैं। इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि तो वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। एएसआई की टीम भी संभल में है, जो लगातार पुरातन स्थलों की कार्बन डेंटिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रही है। कल एएसआई की टीम ने पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और फिरोजपुर किले का निरीक्षण किया। साथ ही संभल की बावड़ी, जिसे चोर कुआं भी कहा जाता है, इसका भी निरीक्षण किया गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते बात जम्मू के कटरा में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। कटरा में लगातार प्रदर्शन जारी है। दरअसल रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है लोगों की ओर से। वैष्णो देवी भक्तों को इससे भारी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा है। और आज भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी, कल भी सामने आई थी तस्वीरें, आज भी सामने आएंगी। आज भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया। वैष्णो देवी भक्तों को इस रोपवे प्रोजेक्ट की वजह से भारी परेशानी हो रही है, जो कि कटरा में है, और इस वजह से विरोध किया जा रहा है। तो वहीं रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कटरा में विरोध प्रदर्शन जारी है। कल झड़प के बाद कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने परियोजना के विरोध में बुधवार से 72 घंटे का बंद शुरू किया है। आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। और कटरा बंद को युवा राजपूत सभा ने भी समर्थन दे दिया है। आज राजपूत सभा के कार्यकर्ता कटरा पहुंचेंगे। राजपूत सभा के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांग की गई है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और आपको बता देते हैं, जिस रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, वो रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है आपको बताते हैं। दरअसल दुकानदारों का ये तर्क है कि व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। मंदिर ट्रैक तक 2000 से 2500 दुकानें हैं, इस वजह से इनको असर पड़ेगा। भक्त रोपवे से जाएंगे तो कमाई नहीं हो पाएगी जो लोकल व्यापारी है, इस वजह से ये विरोध भी है। पिट्ठू पालकी घोड़े वालों पर इसका असर होगा। पिट्ठू पालकी वाले 10 से 12 हज़ार तक मिलता है, अब 1-2 हज़ार रोज कमाई होगी। भक्त रोपवे से जाएंगे तो कमाई नहीं होगी। तो रोपवे प्रोजेक्ट आ तो रहा है, लेकिन जो लोकल व्यापारी हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है और पिट्ठू पालकी वालों के लिए भी मुश्किल है। सांझी छत तक सीधे रोपवे, बीच में बाणगंगा चरण पादुका धाम होगा, बीच में अर्धकुमारी धाम होगा। सीधे जाने पर धामों की रौनक भी कम होगी, ये भी कहा जा रहा है। इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से। प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उनकी आवाज सुनवाते हैं।
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा 72 घंटे की कटरा बंद की कॉल दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ कटरा में और यहाँ पे लगातार इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है कि रोपवे गंडोला जो है वो यहाँ पर ना लगाए जाए, जिसके खिलाफ लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर कटरा में किया जा रहा है। तमाम व्यापारियों की तरफ से कटरा बंद की कॉल दी गई है। बाजार घोड़े पिट्ठू वालों की तरफ से यहाँ पर बंद की कॉल दी गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या डिमांड है आपकी? सर ये रोपवे तो हमारे लिए कैंसर की बीमारी है। फिलहाल तो मेन तो सबसे पहले आस्था है। हमें हिंदुओं की आस्था के साथ हम तो खिलवाड़ होने नहीं देंगे अपने जीते जी। क्या मांगे आप? मांग ये देखो, हमारे जितने भी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप बाण गंगा चरणपाद का अर्धकुंवारी, ये जो हमारी आस्था है आप इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कह रहे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनको हम रोपवे से छोड़ेंगे। देखिए जो आज विकलांग की आप बात कर रहे हो, अर्धकुंवारी से इन्होंने बैटरी कार लगाई है, उससे 5 बंदगी विकलांग नहीं दिखते हैं। वो तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो गया है। ये जो आप गंडोले की बात है, लाखों लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं इससे। आप एक बिजनेस पॉइंट बना रहे हैं और आस्था खत्म कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम जितने भी लोगों की डिमांड है इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ेगा, रोक नहीं लगने देंगे। घोड़ा पिट्ठू वाले लोगों का भी बंद को पूरा समर्थन है। उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। रोपवे गंडोला को लेकर लगातार विवाद गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से मांग की जा रही है कि रोपवे गंडोला ना लगाया जाए, क्योंकि सीधा असर जो है घोड़े पिट्ठू पालकी और जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, उन पे सीधा असर पड़ेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ घोड़े पिट्ठू वाले, उनसे हम बात करेंगे। कितने टाइम से आप चला रहे हो घोड़े? 40 साल पहले से करते आ रहे हैं। अब क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? गंडोला नहीं लगना चाहिए, और गंडोला नहीं लगना चाहिए तो हमें हमारा रोजगार चला जाएगा, तो इससे तकरीबन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर पिट्ठू पालकी चलते हैं, लेकिन अब इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। आपको बताते हैं रोपवे प्रोजेक्ट क्या है जिसका विरोध हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में 250 करोड़ की लागत आएगी। आपको बता दें लंबाई जो इसकी होगी रोपवे की वो 12 किलोमीटर तक जाएगा रोपवे, और सफ़र जो होगा वो 6 से 7 मिनट तक पूरा हो जाएगा। ये इसकी बहुत खासियत है। अब सीधी पहुँच हो पाएगी ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक। जो बुजुर्ग बच्चों का सफर है वो आसान हो पाएगा, ये इसका फायदा मिलेगा। दर्शन में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, जो 4 घंटे लगते हैं वो सफर कटकर 1 घंटे तक हो जाएगा, इसीलिए इसे फायदा बताया जा रहा है। मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को भारी परेशानी दरअसल हो रही है इस प्रोजेक्ट की वजह से। भक्त क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आज ही पहुँचे आप? आज सुबह पहुँचे हैं। कैसी व्यवस्था लग रही है, कितना असर लग रहा है आपको बंद का? यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला। आपको लगता है कि रोपवे गंडोला जो सरकार बोल रही है बनना चाहिए? देखो जी, ये इनका इंटरनल प्रॉब्लम है, ये आपस में इनको सुलझाना चाहिए, ना कि यात्रियों को तंग करना चाहिए। आप परेशान तो नहीं हुए? जी इतना तो परेशान नहीं हुए, लेकिन अब परेशानी हो रही है। किस हिसाब से हो रही? अब खाने पीने के हिसाब से परेशानी हो रही है। बाकी माता के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। दर्शन अच्छे हुए? हाँ, दर्शन बढ़िया, दर्शन बहुत बढ़िया। व्यवस्था ठीक थी? व्यवस्था बढ़िया, वहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ पर व्यवस्था बहुत। बंद की वजह से असर पड़ा? बंद की वजह से दिक्कत हो गई है। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था ऊपर तो सही है, मगर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, बाजार वगैरह बंद है, से दिक्कत हो रही है यात्रियों को। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि लोकल के जो मार्केट है अगर वो बंद है और ट्रैवल्स का प्रॉब्लम है तो उसके लिए दिक्कत तो है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। लेकिन अगर साइन बोर्ड वगैरह वाले अगर रूप रेल वगैरह बना रहे हैं वो भी डेवलपमेंट ही है, और लोग देखते हैं उसके लिए भी वो भी अच्छा लगेगा, उसके लिए भी फ़ायदा होगा। ऐसा है कोई भी नई चीज़ आती है तो बहिष्कार भी किया जाता है और उसका स्वागत भी किया जाता है, कुछ लोग ऐसे भी। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए भव्य तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साधु संतों का भी आना जारी है। संगम नगरी को बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। इस महाकुंभ में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी लगातार जारी हैं। एक अनूठा संगम होता है महाकुंभ। संगम नगरी का दिव्य भव्य नज़ारा कैमरे में कैद हुआ है। डोम सिटी और टेंट सिटी
ऑरल कुंभ विलेज के लिए श्रद्धालुओं को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही प्रयागराज स्टेशन को भी सजाया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए एक विहंगम नजारा होगा महाकुंभ का। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक तंबुओं के कैंप के साथ ही डोम सिटी में भी रह सकेंगे। डोम सिटी महाकुंभ में पहली बार बसाई जा रही है। पारदर्शी डोम में एक दिन रुकने का किराया लाख रुपए से ज्यादा है। ये अलग बात है कि यहाँ एक रात बिताने पर 5 स्टार होटल के कमरे फीके नजर आएंगे। रिमोट से डोम की छत के पर्दे हटकर रात के अंधेरे में आसमान में चमकते तारों को भी देखा जा सकता है। ये इसकी खासियत है। सर, डोम सिटी में सबसे खास तो यही है कि इस बार हम टेंट्स नहीं डोम लेके आए हैं। और डोम्स की खासियत बात यही है कि आपको 360 व्यू मिलता है। और आपको बता दें कि महाकुंभ में कुंभ विलेज भी बसाया जा रहा है, कुंभ विलेज। और ये कुंभ विलेज इस बार भी महाकुंभ क्षेत्र के तरफ बसाया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जो कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इनमें सभी मॉडर्न सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिकता का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कहा जा सकता है कि कुंभ विलेज के स्विस कॉटेज आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को 2001 में शुरू किया था, कॉटेजेस लगाने का काम। उसके बाद मेरा बेटा 2013 में बाहर चला गया था, वो लौट के आया। उसके बाद उसने इसको देखना शुरू किया और हर 6 साल पे जब हम लगाते हैं तो अब मेरा बेटा इसको संभाल रहा है। मैं सिर्फ उसके लिए एक सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ। कुंभ विलेज की क्यों सोचा आप लोगों ने? ये मैंने जब 2001 में, मुझे पता नहीं कैसे कुंभ विलेज नाम आया, उस टाइम में मैंने जब कुंभ विलेज का नाम दिया था तो मैंने जो कॉटेजेस लगाई थी उसमें मैंने विलेज लुक देने के लिए उनमें टाट की जो पट्टी आती है उसको बाहर से मैंने लगाया था और वो बिल्कुल उसको एक विलेज का ही लुक दिया था। अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी की सियासत में सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के बयान के चर्चा में आने के बाद संगम की रेती पर लगने जा रहे महाकुंभ में भी हिंदुत्व का मुद्दा भी गूंजने लगा है। संतों ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। मेला क्षेत्र में लगाई गई होर्डिंग्स चर्चा का विषय बनी हुई है। इस होर्डिंग में लिखा गया है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट। ये होर्डिंग के नीचे जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य का नाम लिखा हुआ है। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की। शेख हसीना प्रत्यर्पण मामले पर अब एक नया विवाद सामने आया है। भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश ने पहले चिट्ठी लिखी, अब रिमाइंडर चिट्ठी लिखी जाएगी। बांग्लादेश कर रहा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। शेख हसीना भारत में है और इसीलिए बांग्लादेश अब चाहता है कि शेख हसीना पर जितने भी मामले इस वक्त दर्ज हैं बांग्लादेश में, इन पर ट्रायल चले और इसीलिए इनका प्रत्यर्पण होना जरूरी है। मोहम्मद यूनुस जैसे जैसे पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, उनकी भारत विरोधी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब पहुंचा चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो जाती है, वही कल्चर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में भी लाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। बांग्लादेश भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा जो मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के भारत विरोधी नफरती प्लान का हिस्सा है। और मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी एजेंडे पर लगातार काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पहले की गई थी। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने फिर विवाद को बढ़ा दिया है। भारत के रिमाइंडर लेटर भेजने की बात कही जा रही है। इसे बांग्लादेश की राजनयिक फायदा लेने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है इस कदम को। और विदेश मामलों के जो जानकार हैं रविंदर सचदेवा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है कि जो विवाद है क्यों बढ़ा रहा है बांग्लादेश, आखिर मंशा क्या है बांग्लादेश की, सुनिए रविंदर सचदेवा। ये जो इंटरिम सरकार है इसको ज़्यादा तो चला रहे हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे और बांग्लादेश के ब्यूरोक्रेट्स, परंतु हाँ पीछे से अवश्य ही बीएनपी के लीडर्स, जमात के लीडर्स, इस्लामिक लीडर्स और रेडिकल आउटफिट्स के लीडर्स भी
प्रेशर बना रहे हैं इस सरकार के ऊपर और ये सरकार उनके प्रेशर के अंदर झुकती जाती है, या फिर इस सरकार की अपनी ही खुद की मंशा है कि इस्लामिक हार्डलाइनर्स के साथ काम किया जाए और बांग्लादेश को एक हार्डलाइन इस्लामिक देश बनाया जाए। तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में बांग्लादेश की फ़िलहाल की सत्ता और इनफैक्ट आने वाले समय की सत्ता का भी यही चांस है कि जो भी आएगी वो कट्टरपंथ की तरफ ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे संजीव वाजिद बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूनुस नीत अनिर्वाचित सरकार का कोर्ट पर दबाव है। बीएनपी के दबाव में शेख हसीना प्रत्यर्पण की मांग की गई है। आज प्रतिशोध के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए कंगारू न्यायाधिकरण बनाया गया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की सुनवाई हास्यास्पद है। आवामी लीग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। हजारों कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से कैद किया गया है। बांग्लादेश में हर रोज लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस छेड़ी है, बल्कि इसका असर भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट के व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा कदम है। ये कदम भारतीय व्यापारिक समुदाय की नाराजगी जताता है, दिखाता है कि कितना विरोध है। ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी है। बॉयकॉट बांग्लादेश की मुहिम शुरू हुई है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने बड़ा ऐलान किया है। ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स ने बांग्लादेश से व्यापार बंद करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। कश्मीरी गेट की 2000 दुकानों से बांग्लादेश के लिए निर्यात होता है। पेट्रापोल बिनापोल बॉर्डर के जरिए निर्यात किया जाता है, जिसे बंद करने का ऐलान किया गया है। कश्मीरी गेट से शिवांग माथुर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में भारत के व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताया है और वहां के व्यापारियों को बाध्य करने के लिए यह फैसला लिया है कि वो यहां से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, खासतौर पे ऑटो का सामान जो यहां कश्मीरी गेट से एक्सपोर्ट होता है, उसको 15 जनवरी तक बिल्कुल बाधित किया जाएगा, ताकि वहां का व्यापारी परेशान होकर वहां की सरकार पे भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पे मजबूर हो और साथ साथ यह इंश्योर करा जा सके कि वहां का हिंदू जो है वो सेफ हो। इस वक्त हम एक दुकान पर हैं आपको समझाने के लिए कि आखिर कौन से वो सामान हैं जो भारत से बांग्लादेश भेजे जाते हैं। मेरे पीछे जो आप ये सारा ऑटो पार्ट्स का सामान देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वो ऑटो पार्ट्स के सामान हैं जो वहां की गाड़ियों को तैयार करने में, वहां की गाड़ियों के निर्माण कार्य में काम आते हैं। और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो भारत से बहुत बड़े पैमाने पे कश्मीरी गेट से बांग्लादेश सालों साल से भेजी जा रही है और कई लाख करोड़ का व्यापार यहां भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ स्थापित करता है। हमारे साथ यहां के जो दुकान के मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो चीजें हम देख रहे हैं आपके शोकेस में, कुछ इसके बारे में बताएं कि क्या क्या वो जरूरी चीजें हैं जो भारत बांग्लादेश को देता है, जिसके बिना बांग्लादेश का पहिया जो है वो रुक जाएगा। बिल्कुल, ये जैसे है, ये माउंटिंग है, माउंटिंग यहीं से जा सकती है सिर्फ, और वहाँ पे रबड़ का कोई काम नहीं है उनके पास। तो सब टोटल 100% आइटम है ये यहीं से इंडिया से। माउंटिंग इसे कहा जाता है। हाँ, यस, माउंटिंग। ये क्लच प्लेटें हैं, क्लच प्लेट ये क्लच के सिस्टम में काम आती है, तो ये यहीं से हमारे पास से इंडिया से जाती हैं। ये देखिए, ये जो है ये क्लच प्लेट है जो भारत यहाँ से सप्लाई करता है, यहाँ के एक्सपोर्टर्स भेजते हैं बांग्लादेश। और कुछ सामान फिल्टर है ये जी, सभी तरह के फिल्टर यहीं से जाते हैं। जो एसी में हमारा एयर फिल्टर लगता है, एसी फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, सारे ये सब हम ही सप्लाई करते हैं और भी करते हैं, लेकिन ज्यादा सब इंडिया से ही है। तो यहाँ से बड़ी तादाद में जो माल है वो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश, लेकिन इसे रोकने का फैसला किया गया। ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय नारंग ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नारंग साहब, क्या कुछ तय हुआ है और किस रणनीति के तहत, किस सोच के तहत आप लोग इस फैसले पे पहुंचे हैं? सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष का तहे दिल से शुक्रिया कि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने अपने चैनल के थ्रू उठाया है। रही बात कश्मीरी गेट में, ऐसा है जी, हम ऑटो पार्ट्स के वर्ल्ड में सबसे बड़े ट्रेडिंग सप्लायर्स हैं और आप मानेंगे नहीं, चाइना, ताइवान और जर्मनी की जो आइटम्स होती हैं वो भी इंडिया के थ्रू दूसरी कंट्रीज में जाती हैं।
हमारे मुख्य रूप से हिंदुस्तान के साथ जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में भारत से ही सप्लाई जाती है। अब ये जो हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो मंदिर तोड़े गए हैं, एज ए हिंदू हमारी मार्केट ने सबसे पहले निर्णय लिया कि हम इनकी सप्लाई रोकेंगे। हमें जो भी इकोनॉमिकल नुकसान होता हो, जो भी हमारा काम रुकता रुके, लेकिन जब तक ये लोग अत्याचार बंद नहीं करेंगे तब तक हम इनको माल सप्लाई नहीं करेंगे। और अब आपको कुछ डेटा बताते हैं। बांग्लादेश 90% ऑटो पार्ट्स भारत से लेता है। मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच भारत ने बांग्लादेश को 7 लाख ऑटो पार्ट्स की शिपमेंट्स भेजी है। साल 2023 की बात की जाए तो लगभग 750 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स यहां से बांग्लादेश भेजे गए हैं। और आपको बता दें कि अब इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके आंकड़े आपको परेशान कर देंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम पास होगा भी या नहीं। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी IRDAI ने क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर एक रिपोर्ट जारी की है जो चौंकाती है। इसमें यह बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जैसे बीमा में कितना क्लेम पास किया जाता है और कितना क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट कर दिए, जो साल 2022-23 से 19% तक ज्यादा है। 2022-23 में 21,861 करोड़ के क्लेम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने खारिज कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। सोचिए, आप इन कंपनियों को मोटी रकम देते हैं ताकि आप जिंदगी में आई किसी चुनौती का सामना कर सकें, लेकिन जिस रफ्तार से क्लेम रिजेक्शन रेशियो बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। ये हर परिवार के लिए परेशानी की बात हो सकती है।